Hello everyone, welcome to Student। I can do this with my eyes closed. It's too easy. तो हमारे साथ है कपूर सर, जिनका अभी जो यूपी पीसीएस का रिजल्ट आया है उसमें 22 रैंक के साथ डीवाईएसपी के पोस्ट के लिए सिलेक्शन हुआ है। ये सर का 4th अटेम्प्ट था। इसके पहले सर ने कई बार मेंस इंटरव्यू वगैरह दिए हैं। तो सर की जो जर्नी है वो काफ़ी स्ट्रगल भरी रही है। तो हम सर से जानेंगे कि उनकी जर्नी कैसी रही, उन्होंने कैसी स्ट्रेटजी बनाई, कौन सी बुक लिस्ट फॉलो करी, जो भी बातें तमाम प्रकार की हम सारी वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक करें एंड आपके जो भी क्वेरीज होते हैं आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं। सर सबसे पहले आप अपना एजुकेशन बैकग्राउंड बताइए। मैंने बीए किया है जी। हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस के साथ ही मैंने पीजी किया है पॉलिटिकल साइंस से। नेट जेआरएफ भी क्वालिफाई किया है। ये मेरा बैकग्राउंड रहा है और ये पीसीएस की परीक्षा मैंने 2018 में पहली बार दी थी, तब मैं साक्षात्कार के लिए चयनित हुआ था। उसके बाद मैं 19-20 मेरा चयन नहीं हो पाया था और फाइनली 2021 के चौथे अटेम्प्ट मैंने इस रैंक के साथ में अपना काफी मतलब आपका उतार चढ़ाव रहा। पहले अटेम्प्ट में आप इंटरव्यू तक पहुंच गए, फिर देन आप प्रीलिम्स मेंस में स्ट्रगल कर रहे हो। जी सर, हाँ, एक अगर मैं देखूँ तो एक संघर्ष भरा ये हो रहा है, क्योंकि शुरुआत में जब आप इतनी ऊंचाइयों पहुंच जाते हो, फिर उसके बाद में आपका प्रीलिम्स ही क्वालिफाई नहीं हो पाता है, फिर मेंस क्वालिफाई नहीं हो पाता है, तो एक लंबा स्ट्रगल मैं कह सकता हूँ इस चीज़ को। और लेकिन फाइनली 2021 में मैंने अपने आप को इम्प्रूव किया और इस पद के साथ में मैं जब रिजल्ट आया तो फर्स्ट आपका क्या रिएक्शन था और आपके फैमिली वालों का? नहीं, काफी सब लोग खुश थे जी। हम भी सब लोग खुश थे और मेरे जो भी साथी हैं वो भी काफी खुश थे, क्योंकि एक लंबे अरसे से इस रिजल्ट का इंतजार था और फाइनली वो 2021 की सिविल सेवा परीक्षा में मुझे मिल गया। राइट। सर अगर बात की जाए कि आपने जर्नी कब से स्टार्ट करी थी या सिविल सर्विसेज के बारे में कब से सोचा था, क्योंकि आपने नेट जेआरएफ कराया था, नॉर्मली टीचिंग या प्रोफेसर वगैरह के लिए देखते हैं। जो मेरा पहला लक्ष्य था वो सिविल सेवा ही था और 2015 में जब मैंने ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया था उसी समय से एक धुंधली सी झलक थी कि कहीं ना कहीं सिविल सेवा में जाना है। लेकिन 2017-18 में हमारे अलीगढ़ कोल तहसील में एक एसडीएम आए थे, डॉक्टर पंकज कुमार वर्मा। ओके। उन्होंने हमने उनको देखा, बहुत अच्छा उनका कार्य रहता था, कार्यों की विविधता और उसके अलावा बहुत सारा उनका जो एक आइडियोलॉजी थी उनकी और एक अपना पर्सनैलिटी थी, वो हमको बहुत अच्छी लगती थी। हमारे मन में भी ये आया कि हमको भी सिविल सेवा में जाना चाहिए और उनके द्वारा ही 2017 में एक संस्थान की शुरुआत की गई, सिविल सर्विस मार्गदर्शिका, जिसमें जो संसाधन विहीन बच्चे हैं उनको सिविल सेवा की तैयारी कराने का जो लक्ष्य है उसको आगे बढ़ाया और प्रशासन में अन्य जो लोग भी थे उनको भी उन्होंने शामिल किया, जैसे राम कुमार गुप्ता सर थे, राजकुमार गुप्ता सर थे, जयप्रकाश नारायण सर थे, विभा मैडम थी, राजवीर सर थे, रिंकू भैया थे। उन सब लोगों ने हमको लगातार आगे बढ़ाया, सिविल सेवा के जो मार्गदर्शन है वो दिया और फाइनली 2018 के मेरे पहले प्रयास में ही मुझे साक्षात्कार तक मेरा सफर रहा। ओके। सो सर बात की जाए आपके मीडियम की और ऑप्शनल की, क्या रखा? मेरा मीडियम हिंदी ही रहा और मेरा ऑप्शनल ज्योग्राफी सब्जेक्ट रहा। तो ज्योग्राफी क्योंकि एक ऐसा सब्जेक्ट है जो जीएस के बहुत बड़े पार्ट को कवर करता है, साथ ही आप जब ज्योग्राफी से आंसर लिखते हो तो उसमें एक नया टच होता है, मैप डायग्राम आप उसकी खूब प्रैक्टिस कर लेते हो। इसके अलावा आपको ऐसे में भी मदद करता है ज्योग्राफी, इसलिए मुझे लगा कि मैं ज्योग्राफी से लिखूंगा। हालांकि मेरा जो बैकग्राउंड रहा है वो पॉलिटिकल साइंस का रहा है, लेकिन फिर भी मैंने देखा कि ज्योग्राफी का वेटेज जो है वो सिविल सेवाओं की परीक्षा में लगातार बढ़ता जा रहा है, इस वजह से मैंने ज्योग्राफी ऑप्शनल रखा। ओवरऑल कहा जाए तो ज्योग्राफी आपका बाकी जीएस या प्रीलिम्स में काफी हेल्पफुल रहा है। जी सर, बिल्कुल। मैं कहीं ना कहीं अपनी जो आज की जो मैं चयनित हूँ इसके लिए अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट को बहुत ज्यादा श्रेय देना चाहूंगा। जी। तो स्टार्टिंग के बारे में बताइए, जब आपने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था तो उस टाइम पे कैसे पढ़ रहे थे कि आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में आप इंटरव्यू तक पहुंच गए, थोड़ी बहुत कमी रह गई थी जिसके कारण नहीं हुआ, लेकिन फिर आपने क्या ऐसे स्ट्रेटजी में चेंज किया जिसके बाद आपका प्रीलिम्स एंड मेंस नहीं हो रहा था? फर्स्ट ऑफ ऑल जब 2017 में मैंने अपनी जर्नी शुरू की थी तो एनसीईआरटी को बेस बनाया था, टेक्स्ट बुक और फिर लास्ट ईयर के क्वेश्चंस। तो एक तरह से स्टेप बाय स्टेप मैंने चीजें की थी और फाइनली मैं इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट हुआ था। अंततः मेरा चयन नहीं हुआ,
तो फिर से जाके मैंने अपने आप को रिव्यू किया, देखा कहाँ कमी रह गई है, तो मुझे लगा कि कहीं न कहीं कंटेंट के स्तर पर और बेहतर काम करने की ज़रूरत है। साथ ही सिलेबस के अकॉर्डिंग चीज़ों को मैनेज करने के साथ ही और गुणात्मक और रचनात्मक तरीके से जो आंसर राइटिंग होती है, उस पर मैंने बहुत ज़्यादा फ़ोकस किया। राइट। तो आंसर राइटिंग की जो बात करते हैं, मुझे लगता है यूपी पीसीएस में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है विदिन टाइम में अपने 20 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हो और क्वालिटी के साथ अटेम्प्ट करते हो। तो मुझे लगा कि वो सबसे बेस्ट रहा और सिलेबस के साथ में जब हम सारी चीज़ें विदिन टाइम करते हैं, तो मुझे लगता है सक्सेस की जो एक गारंटी है, उसका परसेंट थोड़ा-सा बढ़ जाता है। राइट। सो नॉर्मली जैसे कि जो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं या फिर यूपीएससी को या फिर यूपी पीसीएस की, तो कहा जाता है दिल्ली जाना पड़ेगा या फिर प्रयागराज या फिर बनारस जैसे बड़े शहरों में जाकर ही तैयारी करनी होगी। लेकिन आप जैसे अलीगढ़ में कर रहे हो, तो अलीगढ़ में वो एनवायरनमेंट आपको मिल पाया, हालांकि अलीगढ़ भी काफ़ी पॉपुलर है एकेडमिक्स के लिए। नहीं, बिल्कुल शुरुआत में नहीं था, लेकिन जैसे मैंने कहा कि डॉक्टर पंकज कुमार वर्मा के द्वारा जो कोचिंग संस्थान की शुरुआत की गई, जिसमें निःशुल्क कोचिंग कराई गई ऐसे बच्चों के लिए जो संसाधन विहीन थे, उसके बाद में हम काफ़ी एक समूह के रूप में निकल के आए और लगभग 40 लोगों ने प्री क्वालिफाई किया और मेंस दिया और फाइनली 20 लोग उसमें से सेलेक्ट हो गए। तो मुझे लगता है उनका मार्गदर्शन रहा और मुझे कभी दिल्ली या इलाहाबाद जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मैंने सेल्फ स्टडी की। मेरे मॉडल आंसर हैं, जिसमें जो क्वेश्चन आना होता है उसके लगभग संभावित क्वेश्चनों के आंसर मैंने लिख रखे थे। इससे क्या होता था कि जब एग्ज़ाम में हम जब जाते थे, तो एक तो किस क्वेश्चन को किस तरह से फ्रेम करना है वो पता रहता था और साथ ही उसके सारे एस्पेक्ट को हम किस तरह से एक स्पेस में या एक जो हमको 3 पेज दिए जाते थे उसको किस तरह से कवर करना है, वो भी सारी चीज़ें कवरी जाती थी। तो लगभग 500 से ज़्यादा क्वेश्चंस के मॉडल आंसर मेरे पास में तैयार थे और इनके साथ ही मैं जो टेस्ट सीरीज़ वगैरह लगाता था वो भी लगभग कंप्लीट थी। तो ये मेरा ऑप्शनल का मटेरियल है। दोस्तों, ये है मेरा रूम और आप देख पा रहे हैं कि ये इधर यहाँ में वो जो स्ट्रेटजी होती थी मेरी, उसको लिख देता था। जैसे आप देख पा रहे हैं कि मेरा इस साल का जो क्या प्लान है, आर्ट एंड कल्चर को 5 सितंबर तक कवर करना था। ये मेरा प्लान है जो 31 दिसंबर तक है। इसके साथ में प्रीलिम्स के लिए द हिंदू, ऑप्शनल और मैथ, एनसीईआरटी बुक्स और करंट अफेयर को किस तरह से मुझे करना है। ये मेरा टेबल है, एक तरह से कह सकते हैं कि यहाँ पे मेरी बुक्स हैं, सारी बुक्स। जब भी मुख्य परीक्षा का आनी होती थी तो मैं यहाँ पे मुख्य परीक्षा की जो बुक थी उनको लगा देता था और जब प्रीलिम्स जैसे आने वाला है तो अभी प्रीलिम्स और मुख्य परीक्षा दोनों के लिए यहाँ पे जो मटेरियल है वो है। जब भी मुझे ज़रूरत होती है तो मैं इसे जो भी बुक चाहिए वो ले लेता हूँ। ये आप देख पा रहे हो कि मेरी दीवार पे मैप लगे हुए हैं। लगातार मैं इनको स्केच के माध्यम से देखता रहता था जब भी कोई बड़ी घटना होती थी। तो जैसे अभी इसमें देख पा रहे हो एक्सप्रेस वे कहाँ से कहाँ तक बन रहे हैं, कहाँ से कहाँ तक ये जा रहा है। साथ ही जो है जो वर्ल्ड सेंचुरी है, ठीक है, या फिर जो अभी आर्द्र भूमि उत्तर प्रदेश में हुई है, उनको मैं यहीं पे इंगित कर देता था जिससे कि मुझे पता पड़ता रहे और चीज़ों को कवर करता रहूँ। साथ ही देखेंगे आप इंडिया का मैप, इसमें भी जो नदियाँ हैं, जो रिवर्स हैं, कहाँ से गुजर रही हैं, किस जगह से निकली हैं। ये हमारे आर्टिकल्स हैं जिसमें विशेष प्रावधान किए गए हैं स्टेट के लिए, इस तरह की चीज़ें। तो जो वर्ल्ड का मैप होता था ये मेरी टेबल के ठीक पास में है। इसका एक कारण ये है कि जब भी कोई करंट में इंटरनेशनल इशू आता था तो मैं तुरंत देख लेता था कि ये किस जगह पे हो रहा है, किस जगह पे नहीं हो रहा है और वहाँ की जो ज्योग्राफी है वो किस तरह की है, वहाँ पर किस तरह की कंडीशंस होती हैं। तो इससे क्या होता है कि आपको जो कंट्रीज होती हैं और उनकी जो कैपिटल होती हैं वो आराम से पता पड़ती रहती हैं। अक्सर प्रीलिम्स और मुख्य परीक्षा में कैपिटल और कंट्री और उसके सिनारियो जो भी कंट्रीज आती हैं उनकी बाउंड्री के बारे में अक्सर पूछा जाता है, तो वो हमें पता रहना चाहिए। और आप देख पा रहे हैं कि जो सबसे कंसाइज एरिया है, जैसे इजराइल हो गया, फ़लस्तीन हो गया, सीरिया हो गया, इसको बहुत फोकस देते थे क्योंकि यहाँ से लगातार क्वेश्चन उठते हैं। ये मेरा संविधान वाला पोर्शन है जिसमें आर्टिकल्स हैं। जो भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल होता था उसको मैं पेंसिल से एक बार उसे मार्क कर लेता था ताकि मेरे दिमाग में वो सारी चीज़ें चलती रहें। इस तरह के जो मैप है, ये जो माइंड मैप है या फिर एक तरह से कह लेते हैं, तो ये मुख्य परीक्षा में इम्पोर्टेंट रहते थे। मुझे पता पड़ता रहता था कि इस तरह के मुझे डायग्राम यूज करने हैं और लगातार जो डायग्राम है वो रिपीट ना हो, इस वजह से मैक्सिमम डायग्राम यूज करने हैं। ये मेरा टेस्ट का जो शेड्यूल होता था इस तरह का होता था। लगातार जो प्रीलिम्स के टेस्ट होते थे, मेंस के टेस्ट होते थे, तो एक शेड्यूल मेरी टेबल के हमेशा सामने रहता था। ये मेरी स्टडी टेबल रहती थी।
जैसे कि जहाँ पर जो इम्पोर्टेंट नोट्स होते थे वो हमेशा यहीं पे पाते थे। देखते हैं हम, देखो ये हमारे प्रीलिम्स का नोट्स है, तो इसमें जो ज़्यादातर चीज़ें प्रीलिम्स में जैसे पॉइंट में पूछी जाती हैं तो सिनाप्सिस के रूप में इसमें बनी हुई है, सारी चीज़ें सिनाप्सिस के रूप में बनी हुई हैं। ये यूपी का मैप है, मैंने खुद अपने हाथों से कौन से जो डिस्ट्रिक्ट हैं वो किसके साथ में टच करते हैं, तो मैं लगातार इन पर काम करता था। साथ ही ये जो यहाँ पर हम देखते हैं ये नोट्स हैं मेरे, तो ये मुख्य परीक्षा के नोट्स हैं। इसमें मैं जो सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी GS 2 का ये नोट्स हैं, तो इसमें क्या है कि सिनाप्सिस बनाता रहता था, जो कि मेरी मुख्य परीक्षा को क्वालिफाई करने में बहुत अहम योगदान रहा। यहाँ NCERTs रखी रही हुई हैं और कुछ ऑप्शनल की बुक रखी हुई हैं, क्योंकि मेरा ऑप्शनल ज्योग्राफी था, इसलिए ये जो ज्योग्राफी का जो भी मटेरियल रहता था हमेशा मेरी जो है मेज पे रहता था। हमेशा जब भी कोई मुझे ऐसा लगता था कि कोई भी कंसेप्ट मुझसे पिछड़ रहा है तो मैं तुरंत उसको क्लैरिफाई करता था। और जो प्रीलिम्स है, कहीं ना कहीं प्रीलिम्स में काफी फैक्ट वाइज क्वेश्चंस आते हैं, तो उनको कैसे मतलब प्रीलिम्स के टाइम पे कैसे स्ट्रेटजी बना देते हैं? जैसे 2-3 महीने रहते हैं तो नॉर्मली कहा जाता है कि प्रीलिम्स के ऊपर डिपेंड होकर एकदम पढ़ाई की जाती है, तो उसके बारे में बताइए। नहीं, बिल्कुल, क्योंकि प्रीलिम्स आपका सबसे हर्डल पॉइंट रहता है, और जब आप प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं करते तो फिर आप मेंस के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। मेरी स्ट्रेटजी ये रहती थी कि जब मैं NCERT और बुक्स को विद इन टाइम में किस तरह से रिवाइज कर सकता हूँ, साथ ही लास्ट ईयर के जो क्वेश्चन होते हैं उनको मैंने एक फ्रेम बना के उनको एक जगह इकट्ठा किया और लगातार उनको मैक्सिमम टाइम रिवीजन उनका करना, साथ ही करंट अफेयर के टॉपिक्स जो हैं उनको लगातार बार बार देखते रहना, ताकि जो भी फैक्चुअल चीजें आए किसी भी क्षेत्र से आए आप उनसे बच नहीं सकते और आपको वो याद ही करनी होती हैं। तो कहीं ना कहीं जो आप एक लगातार रिवीजन का काम जो करते हो लास्ट में आके, लास्ट के 1 मंथ में आके, वो आपका प्रीलिम्स के लिए सबसे इम्पोर्टेंट आपका हथियार रहता है और फाइनली आपका प्रीलिम्स उसी से निकलता है। राइट। एक और बात, जैसे कि नॉर्मली कहा जाता है कि अगर सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो तो कुछ लोग क्या है प्रीलिम्स ओरिएंटेड तैयारी करते हैं, कुछ लोग इंटीग्रेटेड करते हैं कि मेंस की भी साथ में होती जाएगी, प्रीलिम्स की भी होती जाएगी, कुछ लोग मेंस की करते हैं, तो आपने कैसे किया? नहीं, बिल्कुल, दोनों तैयारियों को हम अलग-अलग नहीं देख सकते। प्रीलिम्स और मेंस साथ-साथ ही चलता रहता है, और जहाँ तक हम बात करते हैं प्रीलिम्स की, तो उसमें कुछ चीज़ें फैक्चुअल रहती हैं, लेकिन मेंस में हम देखते हैं कि कंसेप्चुअल चीज़ें रहती हैं। तो दोनों की एक साथ तैयारी करना ही सबसे बेहतर माध्यम होता है। आप NCERT, टेक्स्ट बुक और लास्ट ईयर के क्वेश्चंस पेपर, इन तीनों चीज़ों को जब एक क्रम से पढ़ते हो तो आपकी प्रीलिम्स की, मेंस की और साथ ही इंटरव्यू की, तीनों जो स्टेप्स हैं उनकी तैयारी कंप्लीट होती है। राइट। एक और चीज़, जैसे कि आपने प्रीलिम्स दिया इतने बार और फिर मेंस आपने जैसे कि दिया, फिर इंटरव्यू भी दिया, तो आपको क्या कमियां नजर आई? जो फर्स्ट इंटरव्यू दिया था, देन मेंस के मार्क्स पता चले होंगे, तो कहाँ पे आपको लग रहा था कि कहाँ पे हमारे नंबर कम हो रहे हैं, फिर कहाँ पे कमियां लग रही हैं? सबसे पहले तो कमी कंसेप्ट के स्तर पे तो इतनी नहीं थी, लेकिन कंटेंट वो नहीं था जो उस स्तर का होना चाहिए। मैंने कंटेंट को लगातार इम्प्रूव किया। थोड़ा-सा मेरी मात्रात्मक गलतियाँ थीं, जो अक्सर हिंदी माध्यम के स्टूडेंट करते हैं। हाँ। तो उसको मैंने लगातार रिव्यू किया, देखा कि मैं कहाँ-कहाँ गलतियाँ कर रहा हूँ और एक स्ट्रेटजी बनाई कि मुझे किस तरह से अपनी गलतियों को मिनिमम करना है। इसके अलावा मैंने ये भी देखा कि मुझे मिनिमम टाइम में जो मेरा जो टाइम है उसमें सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, चाहे मेरे को आ रहे हों या नहीं आ रहे हों। और खास करके वो क्वेश्चन जो नहीं आते हैं, आप उनको किस तरह से क्वालिटी के साथ में अटेम्प्ट करते हो। तो इन सारी चीज़ों पे मैंने वर्क किया, और उसके लिए ज़रूरी है कि आप लगातार मेंस में आंसर राइटिंग को प्रेफ़र करें। तो मैं डेली 6 घंटे अबव, यानी कि दिन में 2 टेस्ट पेपर अक्सर लगाया करता था, और 2021 के मेंस को लिखने से पहले जो प्री और मेंस का जो समय मिलता है, लगभग 5 महीने का, उसमें मैंने 150 से ज़्यादा टेस्ट पेपर लगाए थे। तो मेरे लिए मेंस में उतना मुश्किल नहीं रह गया था अपना पेपर करना। तो विद इन टाइम में क्वालिटी कंटेंट के साथ में मैंने अपने आंसर्स लिखे, तो मुझे लगता है उसका फ़ायदा से मुझे मिला। राइट। सिलेबस कहीं न कहीं बहुत बड़ा होता है, तो अगर बात की जाए आपके स्ट्रॉन्गेस्ट टॉपिक की या फिर स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट रहे होंगे, तो उनके बारे में बताइए कि जो आपके फेवरेट सब्जेक्ट रहे हों और उनकी उसमें आपकी पकड़ काफ़ी अच्छी रही हो? शुरुआत में पॉलिटी से बहुत लगाव था, तो वो पॉलिटी मेरा स्ट्रॉन्ग रहा, फिर हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री जिसमें हम बात करते हैं। लेकिन मैं शुरुआत में देखता था कि जो साइंस के सब्जेक्ट हैं, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड आर्ट का रहा है, तो उसमें
कहीं न कहीं मेरी पकड़ बहुत हल्की थी। लेकिन मैंने कोरोना के टाइम में इस पे काफ़ी काम किया, चाहे वो एनवायरनमेंट हो, चाहे वो बायोलॉजी हो, केमिस्ट्री, फिज़िक्स हो या फिर हमारा डिज़ास्टर मैनेजमेंट हो, गवर्नेंस हो, आपका सोसाइटी हो, इन चीज़ों पे भी मैंने बहुत ज़्यादा वर्क किया और मुझे लगा कि अगर मैं इन सारे पहलुओं को भी अगर बहुत बेहतर कर लेता हूँ, तो इससे कहीं न कहीं मेरा जो क्वालिटी है, आंसर की क्वालिटी है, वो भी इम्प्रूव होगी और सिलेबस के जो मानक हैं, उन पे भी मैं कहीं न कहीं अपने आप को बेहतर कर पाऊँगा। जी सर। मान के चलो कोई एक एस्पिरेंट आता है जो कि यूपीपीसीएस की तैयारी करना चाह रहा है और उनके पास कम टाइम है, 5 से 7 महीने हैं, उनको एग्ज़ाम देना है, अभी सुन रहे हैं कि एग्ज़ाम का नोटिफ़िकेशन आने वाला है। तो सर अगर उसको पढ़ना हो और एग्ज़ाम निकालना हो कम टाइम में, तो पहले वो कौन से टॉपिक्स को कवर करे या फिर कौन से सब्जेक्ट को कवर करे जिसमें ज़्यादा स्कोर आए और वो जल्दी कवर हो जाए, वो आसान भी हो? नहीं, बिल्कुल अगर देखिए 5-7 महीने में तो नहीं, लेकिन आपके पास में अगर एक बेस बनाने का समय है, तो मैं वही सुझाव देना चाहूँगा कि पहले आप एनसीईआरटी से शुरुआत करें। एनसीईआरटी आपको सारी एनसीईआरटी नहीं पढ़नी है, जो कुछ एनसीईआरटीज़ जो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती हैं, जैसे मॉडर्न हिस्ट्री है विपिन चंद्रा जी की, वो बहुत अच्छी एनसीईआरटी है। इसके अलावा पॉलिटी में एक एनसीईआरटी है, क्लास 11th की एनसीईआरटी है, ज्योग्राफी में 6th से 12th तक की एनसीईआरटी है, एनवायरनमेंट की एक एनसीईआरटी है, तो आप उसको कवर करें। उसके बाद में प्रत्येक सब्जेक्ट की यानी कि एवरी सब्जेक्ट की सिंगल बुक को आप प्रेफ़र करें और लगातार उसे मैक्सिमम वाइज़ जो है रिवाइज़ करें। फिर उसके साथ में जो लास्ट ईयर के क्वेश्चन्स हैं, सब्जेक्ट वाइज़ उनको निकालें, लगातार उनका रिवीज़न करते रहें और टेस्ट पेपर जो मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं, उनको आप जो है रिवाइज़ करते रहें। तो ये एक तरीका रहता है, साथ ही आपको करंट के जो टॉपिक्स होते हैं, सिनेरियो होता है, उस पे भी विशेष फ़ोकस करना है। क्योंकि हम देखते हैं कि 2019, 20, 21, 22 की प्रीलिम्स एग्ज़ाम में जो करंट का वेटेज है वो लगातार बढ़ता रहा है, तो प्रीलिम्स के लिए ज़रूरी हो जाता है कि हम करंट को जो है एक तरह से जो कांसेप्ट वाइज़ भी देखें और उसे जो है वन लाइनर टाइप से भी हम उसको समझना होगा, तो इस तरह से हमारा प्रीलिम्स नहीं रुकेगा। जी सर, करंट अफेयर्स की जैसे आपने बात की, तो न्यूज़पेपर आप कोई फ़ॉलो करते थे? क्योंकि हिंदी मीडियम वाले न्यूज़पेपर को लेकर काफ़ी स्ट्रगल करते हैं, या फिर आपने कोई मंथली मैगज़ीन काइंड ऑफ चीज़ पढ़ी? नहीं, मंथली मैगज़ीन तो एक ज़रूरी है, चाहे वो आप कोई सी भी प्रेफ़र कर सकते हैं। लेकिन हाँ, न्यूज़पेपर की जब बात आती है तो अक्सर हम द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस की बात करते हैं और हिंदी माध्यम के लिए ये एक चुनौती रहती है। लेकिन मुझे लगता है जनसत्ता न्यूज़पेपर को जब मैंने प्रेफ़र किया था तो उसमें वो सारा कंटेंट मुझे मिलता था जो मेरे आंसर को इम्प्रूव कर सके। साथ ही आप करंट के इश्यू को लेके सोशल मीडिया या फिर कुछ प्लेटफ़ॉर्म का सहारा भी ले सकते हैं। जैसे स्टूडियो भी स्टूडेंटो भी उसमें एक बेहतर जो है कंटेंट उपलब्ध कराता है। तो मैंने उसका भी थोड़ा-सा सहारा लिया था अपने जो है मेंस के दौरान, तो आप भी उसका सहारा ले सकते हैं। बाकी आप जनसत्ता को प्रेफ़र कर सकते हैं, वो एक अच्छा न्यूज़पेपर है। राइट, एक और चीज़ अगर बात करें, जैसे स्टूडेंट्स काफ़ी टाइम पढ़ते रहते हैं, तो रिवीजन के बारे में उनको पता नहीं होता कि रिवीजन वो कैसे करें, कैसे सारी चीज़ें को कवर करें। रिवीजन आपने कैसे किया? मंथली बेसिस पे किया या फिर डेज़ वाइज़ या वीकली, किस तरीके से? बिल्कुल, जब तक आप रिवीज़न नहीं करोगे तो आप कोई भी चीज़ पढ़ोगे वो आपको कभी याद नहीं होगी। तो मुझे लगता है कि आप वीक में एक समय निकालें, जैसे मेरा संडे रहता था तो मैं संडे को पूरा दिन जो है रिवीज़न ही करता था कि मैंने वीक में जो कुछ भी पढ़ा है एक बार कहीं न कहीं उसे अपनी आँखों के सामने गुज़ार लूँ। साथ ही जो आप महीने में भी, पूरा मंथ में भी एक बार सारा कंटेंट एक बार देख सकते हैं, जिससे क्या है कि आपका जब 2-3 बार किसी चीज़ को आप पढ़ते हैं और फिर रिवीज़न कर लेते हैं तो फिर लगातार वो चीज़ें आपको याद रहती हैं, आपकी मेमोरी में फिट होती रहती हैं और जब एग्ज़ाम आता है उससे ठीक पहले 1-2 बार जब आप उसका रिवीज़न कर लेते हैं तो चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं। आपका जब एग्ज़ाम हॉल में आप बैठे होते हैं तो चीज़ें आपसे नहीं भूलती हैं, तो ये चीज़ करने की बहुत ज़रूरत है। राइट, सो काफ़ी लंबी आपकी जर्नी रही, तो स्टे मोटिवेट कैसे रहते थे आप? मेरा बैकग्राउंड बहुत पुअर रहा है, तो मोटिवेशन के लिए मैं अपने हालातों को ही देखता था हमेशा और मुझे लगता था कि यही एक माध्यम है जब मैं निकल के बहुत बेहतर कर सकता हूँ और वही मैंने किया। लेकिन हाँ, फ्रेंड्स को मैं बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलूँगा क्योंकि उन्होंने मेरा लगातार साथ दिया। साथ ही डॉक्टर पंकज कुमार वर्मा और उनकी टीम, खास करके राजवीर सर, रिंकू भैया, बाकी सब लोग, जब भी मैं हताश होता या गिरता तो वो लोग मुझे फ़ोन करते, बोलते कि नहीं यार तुम कर सकते हो, तुम कर सकते हो। तो मुझे
लगता है फ्रेंड्स होना बहुत ज़रूरी है इस एग्ज़ाम में। आपके फ्रेंड्स ज़्यादा ना हो, 2 या 3 हों। साथ ही जो है आपके जो मार्गदर्शक हैं उनका भी आप पर विश्वास बने रहना चाहिए, तो आप जो है डिमोटिवेशन से बच सकते हैं। राइट। जैसे कि अभी आपने बताया कि आपको सिर्फ़ सक्सेस करना था क्योंकि आप पुअर बैकग्राउंड से आते हैं। तो आपने क्या सोचा है कि आप क्या करने वाले हो? अब आप डीएसपी बन गए हो, डीएसपी काफ़ी रेप्यूटेड पोस्ट है और वहाँ से काफ़ी मेजर चेंजेस किए जा सकते हैं सोसाइटी में। नहीं, बिल्कुल डीएसपी जब मैं अक्सर देखता था बचपन से अब तक, तो हम देखते हैं कि ज़्यादातर एक गरीब व्यक्ति होता है या एक सामाजिक रूप से पिछड़ा व्यक्ति होता है, तो उसका शोषण हम देखते हैं कि जो पुलिस स्टेशंस होते हैं वहाँ पे काफ़ी होता है। तो मैं कोशिश यही करूँगा अपनी सेवा के दौरान कि उस शोषण को मिनिमम किया जाए। कहीं न कहीं जो गरीब व्यक्ति है उसको उस तरह से ना देखा जाए कि हम उसके साथ में और अत्याचार करें। मेरा पूरा का पूरा फ़ोकस यही रहेगा कि जी। जो भी ज़रूरतमंद है उसको पर्याप्त जो है सरकारी सेवाएँ जो होती हैं या सरकारी दिशा निर्देश जो होते हैं उनका लाभ दिया जाए। ओके सर। सर जैसे कि सिविल सर्विसेज़ की जब भी बात करते हैं तो कहते हैं कितने घंटे पढ़ते होंगे? तो आपको क्या लगता है कि घंटे पढ़ना मायने रखता है और आप कितने घंटे रेगुलर पढ़ते थे? नहीं, बिल्कुल मायने नहीं रखता, लेकिन हाँ, जैसे-जैसे आपका एग्ज़ाम करीब आता है, वैसे-वैसे आपका जो टाइम है, वो थोड़ा-सा इंक्रीज़ होता जाता है। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि घंटे नहीं, हमको अपने सिलेबस और जो हमारा सिनेरियो है, जो हमें कवर करना है, जो सिलेबस कवर करना है, उस पे फ़ोकस करना चाहिए। हमें लगातार ये देखना चाहिए कि जो हम अपना टारगेट बनाएँ डे में कि हमको ये-ये चीज़ें पढ़नी हैं। एक वीकली टारगेट बनाएँ और फिर एक एग्ज़ाम तक के लिए लॉन्ग टारगेट बनाएँ और फिर आप उसको रिवीज़न करें और जो आपने दिन की शुरुआत में जो टारगेट बनाया था उसको कंप्लीट करें। आप चाहे 4 घंटे पढ़ रहे हैं या 10 घंटे पढ़ रहे हैं या 12 घंटे पढ़ रहे हैं, मायने नहीं रखते। जैसे अगर मैं आप पर्सनली अपनी बात करूँ तो मैं मैक्सिमम 8 से 10 घंटे पढ़ता था और सामान्यतः जब एग्ज़ाम नहीं होता था तो 6 से 8 घंटे मेरा शेड्यूल रहता था। तो मुझे लगता है घंटे मायने नहीं रखते हैं, आपकी क्वालिटीज़ और आपकी जो अप्रोच होती है अपने सब्जेक्ट और अपने टारगेट के प्रति वो ज़्यादा मायने रखती है। ओके, एक और चीज़ सर, नॉर्मली हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट्स होते हैं कहते हैं कि हिंदी मीडियम के साथ भेदभाव किया जाता है, इस काइंड ऑफ चीज़ें। तो आपको क्या लगता है कि सिविल सर्विसेज़ जैसे एग्ज़ाम्स जैसे यूपीएससी हो गया, यूपीपीसीएस हो गया, फिर बीपीएससी? नहीं, बिल्कुल हिंदी माध्यम के लिए मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई भेदभाव किया जाता है, ख़ासकर अगर समस्या आती है तो वो कंटेंट की आती है, तो हमें कहीं न कहीं अपने कंटेंट को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। उसके लिए अगर हमें थोड़ी बहुत इंग्लिश सीखनी पड़े तो सीख लेनी चाहिए और इंग्लिश का जो कंटेंट होता है, चाहे वो द हिंदू का हुआ हो या फिर कोई अलग मैगज़ीन हो, उसको हमें समझने या देखने के लिए अपनी क्षमताओं को और बढ़ाना चाहिए। हम ये नहीं कह सकते कि इंग्लिश मीडियम का ही चयन हो रहा है, तो मुझे लगता है कि अगर हम क्वालिटी कंटेंट के साथ में तैयारी करते हैं और अपनी समस्याओं को लगातार देखते हुए उनको इम्प्रूव करते हैं, अपने आप को इम्प्रूव करते हैं, तो जो मीडियम है, वो कहीं न कहीं उसका प्रभाव कम हो जाता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि पूरी तरह से समाप्त हो जाता है, लेकिन हाँ, बहुत हद तक कम हो जाता है वो। राइट, अगर कहा जाए कि हिंदी मीडियम में ऐसी कोई कमियाँ नहीं है, जो लोग नॉर्मली सोचते हैं तो ये सही होगा ना? हाँ, बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है कि ये सामान्यतः सही बात है। हालाँकि इसके अपवाद हो सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि हिंदी माध्यम के जो बच्चे हैं, उनको डिमोटिवेट होने की वजह अपने अंदर जो कमियाँ हैं, उनको तलाशना चाहिए और अपने कंटेंट को इम्प्रूव करना चाहिए यस। और ये समस्या मुझे नहीं लगता फिर आएगी क्योंकि हम लगातार देखते हैं, चाहे वो एसडीएम का पद हो या डीवाईएसपी का पद हो वहाँ पर हिंदी माध्यम के सिलेक्शन लगातार हो रहे हैं, तो इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते। ओके, सो लास्ट में कोई मैसेज है जो नए एस्पिरेंट हैं? बिल्कुल, अगर कोई नया एस्पिरेंट है तो मैं उनसे कहना चाहूँगा कि आप अगर सिविल सेवा की तैयारी करना चाहते हैं तो थोड़ा-सा धैर्य और जो आपका डेडिकेशन है उसको सबसे ज़रूरी है कि वो लगातार आपके साथ बना रहे और आप जो है पूरी तरह से इसी एग्ज़ाम को फ़ॉलो करें, स्टेप बाय स्टेप चलें, चाहे वो एनसीईआरटीज़ हों, टेक्स्ट बुक हों, करंट के सिनेरियोज़ हों, लास्ट ईयर के क्वेश्चन्स हों और इन सबसे पहले सिलेबस। क्योंकि जब तक आप सिलेबस नहीं देखेंगे तब तक आपकी चीज़ें आपकी समझ में नहीं आएँगी। सिलेबस एटलीस्ट आपकी टिप पर होना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग आप तैयारी करें। ठीक और एक जो कंसिस्टेंस वे में तैयारी करें, ऐसा ना हो कि बीच में गैप दे के तैयारी करें। आप अगर लगातार करते हैं तो मुझे लगता है 1-2 साल में आप जो है इस एग्ज़ाम को क्वालीफाई करने के योग्य हो जाते हैं और आप इस एग्ज़ाम को ज़रूर निकालेंगे।
ओके, सो थैंक यू सो मच सर फॉर योर लवली मैसेज। सो फ्रेंड्स कि आपने देखा कि सर ने अपनी जर्नी को अच्छे से शेयर किया, सारी चीज़ें उन्होंने बताई, स्ट्रेटजी बताई और सारी तमाम प्रकार की जो चीज़ें हैं वो सब बताने की कोशिश करी। सो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को लाइक करें और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक्चुअली मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा मैं स्टूडियो को क्योंकि अरे कोई स्टूडेंटों बात को नहीं। क्योंकि आपने जी। इतना समय निकाला, मुझसे बात जी। की और आप सभी को मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप जुड़ना चाहते हैं, तो आप लगातार जो है करते रहिए और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जी, थैंक थैंक यू सर। सो जय हिंद।